दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कभी टमाटर का भाव 300 रुपए किलो तक पहुंच जाता है तो कभी नींबू 400 रुपए किलो में बिकने लग जाते हैं। प्याज और लहसुन सहित और भी कई प्रोडक्ट्स में ऐसा देखा जाता है कि किसी भी चीज के दाम अचानक आसमान छूने लग जाते हैं। दालें और तेल कभी 100 रुपए किलो में मिल जाते हैं तो कभी 200 रुपए किलो के आंकड़े को भी पार कर जाते हैं। साल 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिल जाता था, आज उसकी कीमत 900 से 1000 रुपए के बीच में है। लेकिन आखिर ये महंगाई बढ़ क्यों रही है? क्या महंगाई सिर्फ भारत में बढ़ रही है या पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है? दोस्तों आज के समय में महंगाई सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इशू है। हर चीज के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। खाने पीने की चीजों या फिर कोई व्हीकल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सभी गुड्स के रेट भी बढ़ रहे हैं। क्या महंगाई से किसी देश को कुछ फायदा होगा या फिर इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान है? और इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब के बारे में दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर महंगाई होती क्या है। इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इन्फ्लेशन को ही महंगाई कहा जाता है। मान लीजिए कि साल 2022 में आप किसी चीज के लिए 100 रुपए दे रहे थे और साल 2023 में उस चीज के दाम बढ़कर 105 रुपए हो जाते हैं, तो ये जो 5 रुपए का अंतर आया है इसी को इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इसी 5 रुपए को आम भाषा में आप महंगाई का नाम दे सकते हैं। एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये इन्फ्लेशन एक सीमित रेट पर ही होना चाहिए। यदि इन्फ्लेशन 2 से 4% के बीच में होता है तो इसे एक हेल्दी इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी किसी देश में सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस के दामों में सालाना 2 से 4% तक की बढ़ोतरी हो रही है तो ये उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इससे कम इन्फ्लेशन होता तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती। नेगेटिव इन्फ्लेशन यानी डिफ्लेशन भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसका सीधा असर उसकी जीडीपी पर पड़ेगा। बात करें भारत जैसे विकासशील देश की तो 6% तक के इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि ये रेट 6% से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं और अपने खर्चों को भी कम करना पड़ता है। इस साल भारत में ये रेट 7% से भी ऊपर चला गया था। ये सब तो हुई अर्थशास्त्रियों की बात। शायद आप में से बहुत से लोग अभी महंगाई को ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं। अब थोड़ा और सरल शब्दों में बात करते हैं और जानते हैं कि महंगाई बढ़ती क्यों है। देखिए महंगाई बढ़ने के दोस्तों 2 प्रमुख कारण होते हैं, एक डिमांड का बढ़ना और दूसरा कॉस्ट फैक्टर का बढ़ना। अगर मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और उसके मुताबिक पीछे से सप्लाई नहीं मिल पाती तो उन प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा सिर्फ वही व्यक्ति वो प्रोडक्ट खरीद पाएगा। यहाँ पर मिडिल और लोअर क्लास पीपल्स को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। यहाँ पर आप टमाटर का ही उदाहरण देख सकते हैं। आपने इस साल देखा होगा कि अचानक से टमाटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। मार्केट में 300 रुपए किलो के टमाटर बिक रहे थे। आम आदमी की थाली से टमाटर तो बिल्कुल गायब ही हो गए थे। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स, सबवे और बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड रिटेल चेन्स ने भी टमाटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। ऐसा सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से हुआ था। सप्लाई के मुकाबले मार्केट में टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब जो चीजें लिमिटेड हो जाएगी दोस्तों उसका प्राइस बढ़ना तो बिल्कुल लाजमी सी बात है ना, क्योंकि सामान कम है और भाई खरीदार जो है वो ज्यादा है। ऐसे में तय कैसे होगा कि आखिर वो सामान किसको दिया जाए। महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बेसिक कॉस्ट बढ़ती है तो उसका सीधा असर फाइनल प्राइस में देखने को मिलता है। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं और आपने मार्केट में बाइक के दाम पता करे 1 लाख रुपए, लेकिन आप सोचते हैं कि 6 महीने बाद बाइक खरीदेंगे। 6 महीने में बाइक के दामों में 10,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। अब ये रेट किस कारण बढ़े होंगे? बाइक में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स महंगे हो गए होंगे, कंपनी ने अपने स्टाफ की सैलरी में बढ़ोतरी की होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया होगा या फिर कंपनी में बाइक मैन्युफैक्चरिंग कम पैमाने पर हो रही होगी। इस कारण बाइक के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। भारत में महंगाई मापने के लिए 2 मेथड्स का यूज किया जाता है। एक थोक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होलसेल प्राइस और दूसरा विक्रेता यानी कि कंज्यूमर प्राइस। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन अचानक से किसी चीज के दाम कैसे इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं? 2 महीने में ही 20-30 रुपए किलो के टमाटर 200-300 रुपए के भाव से बिकने लगते हैं। और उससे पहले खबर आई थी कि किसानों ने अपने टमाटर सड़कों पर फेंक दिए क्योंकि उसके लिए ट्रेडर्स 2 रुपए किलो भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सब होता है दोस्तों भ्रष्टाचार और जमाखोरी के कारण। मार्केट में कई बड़े प्लेयर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। वो ब्लैक मार्केटिंग कर स्टॉक जमा कर लेते हैं। जब सप्लाई कम होने लगती है और डिमांड बढ़ने लगती है तो वो अपना जमा किया स्टॉक महंगे दामों में बेचते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट फैक्टर्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। खराब मौसम, ज्यादा गर्मी, कम या ज्यादा बरसात या फिर उत्पादन में कमी के कारण भी महंगाई पर असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वेदर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। ये सब चीजें तो हमेशा से होती आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ज्यादा महंगाई क्यों देखने को मिल रही है? और न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में भी महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। लोगों की बेसिक जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे दोस्तों कई कारण है। सबसे पहले तो कोविड-19। साल 2020 से लेकर 2022 तक 3 साल कोविड ने दुनिया भर में अपना आतंक मचाया। कोविड का असर लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ा। ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड चेन पर इसका असर पड़ा। कई चीजों का उत्पादन तो बिल्कुल बंद हो गया। लाखों करोड़ों लोग की जान कोविड ने ले ली थी। और जैसे ही कोविड का मामला थोड़ा ठंडा
हुआ तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चालू हो गया। रूस अकेला ही दुनिया के 18% अनाज का उत्पादन करता है, तो वहीं यूक्रेन इस सूची में 5वें नंबर पे है। दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके चलते अनाज की पैदावार और सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। रूस फर्टिलाइजर्स का भी एक बड़ा उत्पादक है। भारत भी अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा फर्टिलाइजर्स रूस से ही खरीदता है, लेकिन युद्ध के चलते भारत को फर्टिलाइजर के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल का बड़ा उत्पादक है। रूस के आक्रमण के बाद से दुनिया भर में सनफ्लावर ऑयल के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दामों में भी भारी उछाल आया है। कोरोना काल के दौरान पेट्रोल और डीजल की डिमांड काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से कई देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया था। लेकिन हालात सामान्य होने के बाद उन देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि नहीं की। इसी वजह से कच्चे तेल की डिमांड तो दुनिया में होने लगी, लेकिन उत्पादन कम होने के चलते इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश में अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता है तो उससे दूध से लेकर दाल, चावल और फल सब्जी तक सब कुछ महंगा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से लगातार मूल्य में इजाफा होता है और इसी वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ने लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में जिस तेल के लिए भारत ने $11 बिलियन की कीमत चुकाई थी, उतने ही तेल के लिए मार्च 2023 में $17 बिलियन का भुगतान भारत को करना पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा भारत में महंगाई बढ़ने के और भी कई रीजंस हैं। कालाबाजारी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी के अलावा फूड वेस्टेज भी एक मेन रीजन है। असल में भारत में फूड स्टोरेज की एक बड़ी समस्या देखी जाती है। जब सीजन का टाइम होता है तो बड़ी मात्रा में फल, सब्जियों और अन्य चीजों की पैदावार होती है, लेकिन किसानों के पास उसे स्टोर करने की जगह नहीं होती। इसी वजह से उन्हें बेहद ही कम दामों में अपनी फसल मार्केट में बेचनी पड़ती है। ऐसे में कुछ समय के लिए तो मार्केट में प्राइस नॉर्मल रहते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में यानी जब खेत जोतने का समय होता है तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल 10 से 15% की फूड वेस्टेज भारत में होती है। यहाँ हम लोगों की थाली में बर्बाद होने वाले खाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसको मिला दे तो ये आंकड़ा 25% को भी पार कर जाएगा। असल में ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान काफी सामान खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है या फिर गिर जाता है। फल और सब्जियों में फूड वेस्टेज 15% तक है, कुछ राज्यों में तो 25% तक भी फूड वेस्टेज हो रही है। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि 2005 के और 2022 के डेटा को कंपेयर किया जाए तो उसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता। यानी पिछले 17-18 सालों में सरकार ने फूड वेस्टेज कम करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है। भारत में दोस्तों महंगाई रोकने के लिए सरकार एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती है। चावल और गेहूं जैसे उत्पादों के एक्सपोर्ट पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। बड़े ट्रेडर्स ज्यादा प्रॉफिट के लालच में अपना सामान इंडिया से बाहर बेचते हैं, जिससे भारत में खाने की किल्लत हो जाती है और महंगाई जो है वो बढ़ने लगती है। कई बार महंगाई बढ़ रही होती है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। इसका पता लगाने का आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आज आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और इतने रुपए में आप अपना सारा काम कर लेते हैं, जैसे कि घर का रेंट, बिजली पानी का बिल, खाने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों की एजुकेशन वगैरह वगैरह। लेकिन अगले साल इन सभी चीजों के लिए आपको 22,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, बट आपकी सैलरी में सिर्फ 5% का ही इंक्रीमेंट होता है और आपकी सैलरी 21,000 हो जाती है। ऐसे में 1,000 की आपको और जरूरत होती है। अब आप या तो कुछ साइड इनकम की तलाश करेंगे या फिर अपने खर्चों में कटौती करेंगे। इसी चीज को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का नाम दिया गया है और भारत में आज ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। आपकी सैलरी में हर साल इन्फ्लेशन रेट के बराबर बढ़ोतरी होनी ही चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप भी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, भारत में लगातार आबादी बढ़ रही है, जिससे प्रॉपर्टी के दामों में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दशक में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगे हैं। खास तौर पर दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में रहना बहुत ही महंगा हो चुका है। एक आम आदमी तो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सिर्फ सपनों में ही सोच सकता है। महंगाई दूर करने के लिए सरकार और RBI रेपो रेट में बदलाव करती है। महंगाई कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे मार्केट में कैश फ्लो कम होता है और लोग लोन कम लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी इस चीज से कैसे डील कर सकता है? इसका बेस्ट तरीका है दोस्तों बजटिंग। आपको हर चीज का बजट बनाकर चलना चाहिए। बजट बनाकर चलने से आप फिजूल के खर्चों पर काबू पा सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड्स को कम से कम इस्तेमाल कीजिए और सबसे जरूरी चीज है सेविंग्स। आप अपना पैसा PPF, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें। आज के समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसके दाम इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि आखिर भारत सहित दुनिया भर में महंगाई क्यों बढ़ रही है और आप इससे कैसे निपट सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम आपको देंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग नॉलेज। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।